तेरी वो रफ्तार हो जो रोके से भी ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो व्हाट्सअप दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन and your preparation to crack your examination is also good. So दोस्तों, I am here your SG sir, here to deliver the topic on business law. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज की अपन बात करें कि सर आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस लॉ का द कंपनीज एक्ट 2013 मतलब 2013। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये लॉ का टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूँ। देखो, मोस्टली प्रोबेबिलिटी बीकॉम में भी फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ आ चुका है, और ऑब्वियसली की बात है कि आप बीकॉम थर्ड लेवल पे जाओगे, मतलब थर्ड सेम में जाओगे, तो उसमें भी लॉ है। तो ये वाली वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन के लिए, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हैं, और जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुनोगे और समझोगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार रहेगा। आई नो कि भाई लॉ कॉम्प्लिकेटेड होता है, लॉ समझ में नहीं आता, बट आई एम हेयर। आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, मैं आपको लॉ अच्छी तरह समझाऊंगा। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में लेके आए हैं। कल से कंपनी लॉ का बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन, जो कि फाउंडेशन के बच्चे भी दे सकते हैं, बीकॉम फर्स्ट सेम में वो भी दे सकते हैं, और बीकॉम जो थर्ड सेम में है वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे एसजी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट 2013 की। देखो, मैं आपको छोटे छोटे प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि लॉ में कैसा होता है। कि भाई लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आपको भाई लॉ कैसे लिखना होता है। देखो, जो मैं वर्ड आपको इसमें इंडिकेट करूँगा, ऑब्वियसली ये बात है, आपको वो मतलब जो इसको कीवर्ड्स बोलते हैं वो आपको पेपर में लिख के आने हैं। ठीक है। दूसरा, आपको लॉ बिल्कुल डिट्टो सेम तो देखो कोई लिखा नहीं जाता, बट आप मेरे साथ साथ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अपनी बुक में, या फिर जो मेरे साथ नोट्स बनाओगे, ऑब्वियसली की बात है आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें अंडरलाइन ज़रूर कर लेना कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो आर यू रेडी? हाँ, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. So कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये किसके लिए बनाया गया है? ये कंपनीज के लिए बनाया गया है। आप अब सोचते होंगे, देखो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में सर इतनी ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है जिसके अपन शेयर परचेज भी करते हैं, या फिर लोगों से सुना होगा कि यार मैंने इस कंपनी के शेयर निकाल लिए हैं। ठीक है, आज मैंने इस कंपनी के शेयर बाय करे हैं। तो ये आपके माइंड में, या फिर आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं। मोदी भी कह रहा है कि भाई मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन करूँगा, मतलब बाहर की देश की कंपनियाँ आ रही है अपने इंडिया के अंदर काम करने के लिए। तो जो भी कंपनी अपने इंडिया के अंदर, मान लो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है या फिर एस्टेब्लिश हो रही है, उसको द कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लो किसी भी कंपनी ने अगर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं किया, तो उसको अपना जो लॉ है ना वो क्या कर देगा, उसको बैन कर देगा, उस कंपनी को बैन कर देगा, उस कंपनी को हटा देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की बात ये है कि अपन को मतलब अगर कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है ना, तो अपन को जो द कंपनीज लॉ
2013 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। द कंपनीज एक्ट 2013 वाज प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट 1956। तो पहले क्या था, पहले इंडिपेंडेंस के बाद अपनी जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने एक कंपनीज एक्ट बनाया था 1956 कंपनीज एक्ट बनाया था। बट ड्यू टू भाई देखा कि अपनी नई इकोनॉमी पॉलिसीज आती रही, तो नई देश की कंपनी आती रही अपने ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जिससे कि डिफ़िकल्टी हो गई थी। और क्या नाम है, जो इस 1956 में जो लॉ बनाया था ना, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं थी, इसलिए जो अपनी गवर्नमेंट है ना, उसने चेंज कर दिया 1956 की जगह अपनी जो 2013 है ना, उसको फॉलो करने लग गए। मतलब एक कंपनीज एक्ट, जस्ट मिनट में समझाता हूँ कि एक इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एक कंपनीज एक्ट बनाया, ठीक है, उसको तो नाम दे दिया 1956, इसको नाम दे दिया 2013, ठीक है, नाम याद अच्छी तरह से रखना 2013। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो लॉ बनाया था ना, इसके अंदर जो कंपनीज के बारे में लिखा था ना, ठीक है, ये आगे चलते रहे इंडिपेंडेंस के बाद, ये सारी की सारी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाई, इसलिए अपनी जो गवर्नमेंट है ना, उसने अमेंड कर दिया और अब 2013 द कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। अब अपन फॉलो कौन सा करते हैं, 2013 वाला अपन अब फॉलो करते हैं। ड्यू टू चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होने लगे, फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ होती रही, ठीक है ना, अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज आती रही, बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ने लगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 विद अ न्यू लेजिस्लेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपने कंपनीज एक्ट 1956 बनाया था ना, उसको रिप्लेस किया जाए, उसको 2000 के अंदर अमेंड कर दिया जाए, जिसके अंदर 2000 के अंदर सारी रूल रेगुलेशन बना दी, ठीक है, जो जो अपनी इकोनॉमी में चल रहा है उसके हिसाब से सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अपलोड कर दी गई है। और कोई भी कंपनी अगर मान लो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश होगी, तो उसको द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में, इतनी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। अब क्या बताया था, कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन 470 सेक्शन। जो कंपनीज एक्ट है ना, वो बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है भाई। उसके अंदर 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। ये इंपॉर्टेंट 9 है, प्लीज़ मार्क कर लेना। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी, बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चे भी और सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी मॉड्यूल निकाल लेना, मॉड्यूल में अंडरलाइन कर लेना ये वाली लाइन, ठीक है ना। द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर। जो पूरा का पूरा एक्ट है ना, वो 29 चैप्टर में बिटा हुआ है, मतलब वो 29 चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बट आपको फाउंडेशन के लेवल में बहुत ही स्मॉल पढ़ना है, इंटर में अपन फिर पढ़ेंगे इसको कंपनीज लोग को, और फाइनल में अपन उसके एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट फाउंडेशन में बहुत छोटा है, बीकॉम में भी छोटा ही है, बीकॉम में तो फाउंडेशन से भी छोटा है। पर एक बात है भाई, बीकॉम वालों अगर पढ़ रहे हो तो कंप्लीट ही पढ़ के जाओ। कल को मान लो कि आपको आगे सीए करने हो गया तो आपको नॉलेज तो रहेगी ना, ठीक है। 29 चैप्टर के अंदर बटा हुआ है। आ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। और जो बाकी का जो पार्ट है ना, वो इसकी कंपनीज के जो रूल है ना, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके अंदर बिका हुआ है, या फिर अपन उसको इसके अंदर लिखा हुआ है। द कंपनीज एक्ट 2013 एम टू इम्प्रूव इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स। जो भाई क्या नाम है, ये 2013 का जो क्या नाम है कंपनीज एक्ट है ना, वो क्या एम करता है, वो इम्प्रूव करता है किसको, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स को, सिंपली रेगुलेशन को, ठीक है ना। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर अगर कोई मान लो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली की बात है भाई, वो सब चीज़ देखेगा, कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, कंपनी की पीई रेशियो क्या है, कंपनी की आरओआई क्या है, ये सब चीज़ देखेगा। और ये सब चीज़ किसके अंदर, ये सब चीज़ सारी की सारी अपनी कंपनी एक्ट के अंदर लिखी रहती है। एमओए देखेगा, एओए देखेगा, ठीक है ना। कोई भी इन्वेस्टर होगा, ऐसे तो नहीं है कि भाई पेड़ पे लग रहे हैं ठीक है लगा दिया, वो चाहे कंपनी लॉस में जाओ, नो, वो कंपनी की सारी नेटवर्थ देखेगा भाई कि कंपनी कितना कमाती है, कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, कितनी पीई रेशियो है, कितने इसके प्रमोटर है, कितने इसके
शेयर होल्डर है, कितने इसके मतलब कितने इसके सब्सिडरी कंपनी है, कितनी इसकी पब्लिक कंपनी है, वो सारी की सारी चीज़ें देखेगा एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब थस दिस इंटेक्ट सीक टू मेक अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशन मोर कंटेम्परेरी। अब ये जो रूल एंड रेगुलेशन जो अपन बोल सकते हैं कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 निकाले ना, ये किसके लिए निकाले, अपनी कॉर्पोरेट रेगुलेशन के लिए, उसको कंटेम्परेरी बनाना, उसको हार्ड बनाना, ठीक है। नहीं तो मान लो अगर मान लो इजी होगा, अगर मान लो कि भाई अगर अपन कंपेयर करें कंपनी को और सोल प्रोप्राइटरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इजी है भाई, पैसे लगाओ, धंधा खोल लिया, आपने काम कर लिया। अब कंपनी इन्वेस्ट करनी या फिर कंपनी अपन बोल सकते हैं कि हम कंपनी एस्टेब्लिश या फिर इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑब्वियसली की बात है भाई अपन को पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे जितने के उसके अंदर रूल रेगुलेशन लिखे गए वो अपन को फॉलो करने पड़ेंगे, जितने भी आपके क्या नाम है सेक्शन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, जितने भी आपके शेड्यूल है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। और एक कंपनी है, कंपनी के बाद अगर मान लो आप शेयर होल्डर से पैसे भी ले रहे हो तो उसकी जो सारी चीज़ें हैं, मतलब शेयर होल्डर क्या क्या देखता है, मतलब आप बोल सकते हो इन्वेस्टर क्या क्या देखता है, ये भी मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनियों को, कंपनी अपनी ग्रोथ भी दिखानी पड़ेगी। ये सारी की सारी एक रेगुलेशन ही तो होती है भाई, एक रेगुलेशन में ही तो कंपनी एस्टेब्लिश होती है। ये तो है नहीं कि भाई कंपनी बातों में एस्टेब्लिश होगी, नहीं, कोई शेयर होल्डर है और मान लो मैं ही हूँ, मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा तो ऑब्वियसली सारी चीज़ देख के तो करूँगा। ये तो है नहीं कि भाई पैसे पेड़ पे लग रहे हैं मैंने लगा दिए। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि भाई आजकल तो इंस्टा पे रील भी ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट भी चलता किन की वजह से, कंपनी की वजह से तो है भाई, कंपनी ही तो पैसा लेती है शेयर होल्डर से। आप पढ़ के भी आए होंगे 12th में अकाउंट में, कंपनी की क्या नाम है जर्नल एंट्रीज पढ़ के आए होंगे अच्छी तरह आराम से, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन वाले बच्चे अभी पढ़ लेंगे, बीकॉम वाले भी आगे जाके आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मेन टॉपिक। देखो अभी तक जितना समझाया समझ में आ गया है ना, हाँ मेरे को पता है कि एसजी सर के बच्चे को समझ में आ गया है, तो चलिए आगे अपन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। अपन बार बार बोल रहे कंपनीज एक्ट 2013 खोल दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया, ये कर दिया भाई, ये तो बता एप्लीकेबल कब होगा, किस कंपनी को अपन कहेंगे कि तू कंपनीज एक्ट 2000 फॉलो कर, किस कंपनी को कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क दिस, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुनना। फर्स्ट क्या बोलता है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू, मतलब ये वाला जो एक्ट है ना ये किसके लिए अप्लाई होगा। फर्स्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। कोई भी कंपनी इस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, ये इस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको अपन कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करने के लिए कहेंगे। या फिर कोई भी कंपनी जो प्रीवियस कंपनीज लो, मतलब प्रीवियस कंपनी को लो कौन सा था 1956 के तहत कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, उसको अपन कहेंगे कि आपको कंपनीज एक्ट 2000 फॉलो करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो रूल रेगुलेशन है वो आपको अपनी कंपनी के लिए लानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ना उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट क्या हुआ, वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट मतलब द इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट are inconsistent with the provision of the Insurance Act 1938 and the IRDA Act 1999, ठीक है ना। अगर मान लो इंश्योरेंस एक्ट है वो अगर ये दो लॉ फॉलो कर रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999, तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो वो ये दोनों एक्ट फॉलो नहीं कर रहे तो उनको द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी है ना, उनको भी
द कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। बट इसके अंदर भी प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट वाज इन विद द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर मान लो कोई बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यूज कर रहा है ना, तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो कि वो यूज नहीं कर रहे तो उनको कंपनीज एक्ट 2000 फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंपनी है वो जनरेट या फिर सप्लाई कर रही है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, उनको भी कौन सा एक्ट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा उनके लिए, द कंपनीज एक्ट, मेरे साथ साथ बोलना, द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक प्रोविजन है, मतलब एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन टू द अबव एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2030। अगर वो मान लो 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। इट इज द मैंडेटरी फॉर द कंपनी, ठीक है ना। और एनी, फिफ्थ बोलता है कि और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मान लो कि कोई भी कंपनी है एक स्पेशल पर्पस के लिए आई है, स्पेशल पर्पस के लिए आई है, ठीक है, फोर्स के अंदर, उनको भी द कंपनीज एक्ट 2000 फॉलो करना पड़ेगा, 2013 फॉलो करना पड़ेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल बैंक मे बी नोटिफाइड स्पेसिफिक इन दिस बिहाव, ठीक है। और मान लो कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है ना, इस एक्ट के लिए बीइंग फोर्स एंड द सेंट्रल बैंक में बी नोटिफाइड, और जो सेंट्रल बैंक मान लो उसको नोटिफाई कर देता है तो उनको कौन सी, उनको भी द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, 2013 फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन अपन ने काम कंप्लीट कर लिया और अपन ने आज कंप्लीट कर लिया कि कंपनीज एक्ट 2013 कब कब फॉलो होगा, किस किस के ऊपर, किस किस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक बार मेरे साथ दोबारा से रिपीट कर देना, ठीक है। जो अभी मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया है, क्या, एक तो कंपनीज कोई भी इनकॉर्पोरेट हो, चाहे इस लॉ के मतलब 2013 के लॉ के अंदर या फिर कोई प्रीवियस लॉ 1956 में कोई भी इनकॉर्पोरेट हो तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो, अगर मान लो उसने इंश्योरेंस कंपनी 1938 और IRDA फॉलो नहीं कर रखा तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो उनको फॉलो कर रखा है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा बोलता है क्या, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी अगर मान लो उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो नहीं कर रखा तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉलो कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को वो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। चौथी है कि कंपनी एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई, जनरेशन या फिर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंपनी है मान लो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी काम कर रही है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा कौन सा, कंपनीज एक्ट। अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंपनी एक्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि एनी अदर कंपनी गवर्न बाय द स्पेसिफिक एक्ट, कोई भी अगर मान लो स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए कंपनी गवर्न हुई है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। 6 पॉइंट बोलता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स, कुछ टाइम के लिए अगर मान लो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड में आ गई, नोटिफाइड मतलब भाई उसकी नोटिफिकेशन में आ गई कि भाई ये कंपनी खुली है, कुछ टाइम के लिए खुली है, उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मैंने जितना आज समझाया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना जो कि बीकॉम में है, बीकॉम 3rd ईयर में है और सीए फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात बोल देता हूँ कि लो से घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिल भाई, आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और पक्का अपन लोग के अंदर स्टोर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेयर आई एम योर SG सर। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं लॉ की पाठशाला के अंदर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ गाइस।